गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के अंदर स्पीसीज इंटरेक्शन के बारे में एक टॉपिक था जो कि बच्चे कह रहे थे कि न्यू बुक से जो करवाओ एनसीईआरटी की जो आई है, तो हम उसी में देखेंगे। देखिए क्या होता है। सबसे पहले होता है बेनिफिशियल इंटरेक्शन। दो अलग अलग स्पीसीज जो हैं, यदि एक दूसरे के फायदेमंद हो, जैसे लाइकन है, मान लीजिए लाइकन में क्या होता है, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, म्यूचुअलिज्म होता है उसके अंदर। यानी एल्गी तो फंजाई को कह देती है न्यूट्रिशन, ठीक है, और फंजाई क्या करेगी, प्रोटेक्शन देगी, ठीक है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं, फायदेमंद है, इसलिए इसको बोलते हैं बेनिफिशियल। बेनिफिशियल्स का मतलब हेल्पिंग। तो ये होता है पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं इसको, ठीक है। एक होता है डेट्रीमेंटल, यानी इसको बोलते हैं कॉजिंग हार्म या डैमेज या हार्मफुल जिसको बोलते हैं, यानी नुकसानदायक जो हो। जैसे मान लीजिए प्रीडेशन की हम बात करें तो लार्ज रीट स्मॉलर होता है ना, जैसे बाज जो होता है, हॉक होता है, ईगल होती है, वो चिड़िया को खाती है, ठीक है। तो नुकसान किसको हुआ है, प्रे को हुआ ना, छोटे को हुआ है, इसको हम बोलते हैं हार्मफुल। और यदि कोई फायदा ना हो, ना हार्म हो रहा हो, ना बेनिफिशियल हो रहा हो, उसको बोलते हैं जीरो इंटरेक्शन, न्यूट्रल बोल लेंगे इसको। अब आते हैं, देखो ध्यान से, आपके सिलेबस के अंदर है ना जो ये म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनलिज्म और एमएलिज्म है। प्रोटो कोऑपरेशन नहीं है। इसलिए जो आपको पजल करता था ना टॉपिक, वो प्रोटो कोऑपरेशन था, उसके बारे में आप बाद में डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म का दूसरा नाम होता है सिम्बायोसिस, यानी दो स्पीसीज एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, दे आर ओब्लिगेटरी, यानी दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है सर्वाइवल की, इसको सिम्बायोसिस भी कहते हैं। पुराने टाइम पर जो एग्जांपल था वो आया करता, राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनियस प्लांट की जड़ में पाया जाता है। जो फलीदार पौधे होते हैं, जो दालें हैं जैसे, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड का, एमिनो एसिड बनता है नाइट्रोजन का। किसका बनता है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया बन जाता है। यानी लेगुमिनस प्लांट की रूट और राइजोबियम प्लांट, जो राइजोबियम बैक्टीरिया की जो इंटरेक्शन है, वो सिम्बायोसिस में आती है। पर वो एनसीईआरटी के सिलेबस में अब नहीं है, केवल मॉर्फोलॉजी में आती है, उसमें थोड़ा सा जिक्र आता है इसका। तो वो एग्जांपल किसका है, सिम्बायोसिस का। राइजोबियम को तो रहने की जगह मिल जाती है, ठीक है ना, और उसके लिए वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया एनेरोबिक कंडीशन में काम करता है, तो जड़ में तो ऑक्सीजन होती है, तो मिट्टी में, तो उसको एनेरोबिक कंडीशन कौन क्रिएट करता है, लेग हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया के चारों तरफ लेग हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है, जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, और ऑक्सीजन को वो खा जाता है, एनोरोबिक कंडीशन बन जाती है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है। अब आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीडेशन, यानी प्रीडेशन के अंदर आता लार्जर ईट स्मॉलर। लार्जर का नाम होता प्रीडेटर और स्मॉलर का नाम हो गया प्रे। एग्जाम्पल दे सकते हो, ईगल ईट स्पैरो, स्पैरो ईट इंसेक्ट, ठीक है। तो जो लार्जर एनिमल है उसका तो नाम हो गया प्रीडेटर, और स्मॉलर का नाम क्या हो गया, क्या बोलेंगे, होस्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, स्पैरो ईट इंसेक्ट, स्नेक इट्स फ्रॉग, फ्रॉग इट्स इंसेक्ट। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। पर आपकी बुक के अंदर ये बता रखा है कि ऐसा नहीं होता कि हर बार लार्ज इट स्मॉलर ही हो। स्मॉलर भी अपने आप को अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट में, ताकि प्रेडेटर उसको ना खा पाए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, 1920 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस को इंट्रोड्यूस कर दिया। कैक्टस प्लांट होता है अपनसिया,
और अपनसिया क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। इसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। जो लीफ होते हैं वो तो इसके कांटे का काम करते हैं। अब कांटे क्यों डेवलप होते हैं कैक्टस के अंदर, देखेंगे जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर कांटे क्यों डेवलप होते हैं, ताकि कोई भी प्रीडेटर, ग्रेजिंग एनिमल्स उसको ना खा पाए। ये अडेप्टेशन होती है प्रीडेटर से बचने के लिए, ठीक है। उसी तरह कैक्टस जब 1920 में ऑस्ट्रेलिया में आ गया तो एक वीड्स के रूप में फैल गया, बहुत ज्यादा खरपतवार के रूप में फैल गया, ये अनवांटेड प्लांट के रूप में फैल गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्टडी की गई। तो एक मोथ होता है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, इसकी खास बात ये थी केवल एक कैक्टस को खाता है। अब कैक्टस नहीं होता तो ये मर जाता है, यानी इट ओनली डिपेंड अपॉन कैक्टस प्लांट। इसको हमने कल्चर किया, ग्रो किया, पॉपुलेशन बढ़ाई इसकी, और खेत में जहां पे कैक्टस ज्यादा था वहां पे इसको छोड़ दिया। इसने क्या किया, वहां की फसल में से सारे कैक्टस को खा लिया इसने, इसलिए बायो कंट्रोल हो गया। ये बायो कंट्रोल का मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को क्या कर दिया, खेत में से कंट्रोल कर दिया। इसको बोलते हैं बायो कंट्रोल। क्या बोलेंगे? इसी तरह आपको देखा हुआ कोरोना वायरस था, ये क्या होता है, बायो वेपन्स होता है। ये क्या होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी बायो वेपन्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको मेटल लेके जाओगे तो मेटल डिटेक्टर एयरपोर्ट पे, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन पे, किसी जो मॉल वगैरह के बाहर मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं, वो तो पहचान जाएंगे कि उन्हें कोई इसके पास हथियार है, वेपन्स है। पर यदि आप कोरोना वायरस लेके गए, वो तो मेटल डिटेक्टर भी नहीं पकड़ सकता उसको, इजी टू कैरी होते हैं। और रेट ऑफ इन्फेक्शन, जो रेट ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन इज वेरी हाई, तो नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोटोकॉपरेशन, आपके सिलेबस में दिया हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव नॉट ऑब्लिगेटरी होते हैं। जैसे हम गाय भैंस को पालते हैं, गाय भैंस को तो क्या मिल जाता है, चारा मिल जाता है, रहने के लिए जगह शेल्टर मिल जाता है, और हमें उससे दूध मिल जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन बट नॉट ऑब्लिगेटरी बोलते हैं, इसको प्रोटोकॉपरेशन बोलते हैं। इसमें दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह मगरमच्छ की और चिड़िया की दोस्ती बताई थी मैंने। मगरमच्छ के मुंह में चिड़िया बैठ जाती है और सारी लीच वगैरह जो उसके मुंह में लगी होती है वो खा जाती है। चिड़िया को तो फायदा हो जाता है कि खाना मिल गया उसको, और मगरमच्छ के पैरासाइट दूर हो जाते हैं। पर आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ, तो इसको कॉमनलिज्म में गिनेंगे। इसमें गिनेंगे कॉमनलिज्म में, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड चलना हमारे को। दूसरा होता है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के अंदर एक स्टार फिश होती है पाइस्टर। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के अंदर एक स्टार फिश होती है पाइस्टर, जो कि प्रीडेटर है, ठीक है। क्या है, जो प्रीडेटर है, और ये क्या करती है, दूसरे स्पीशीज को खाती रहती है। साइंटिस्टों ने क्या किया, इसकी रिसर्च करने के लिए फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने वहां से सारी स्टार फिश को वहां से निकाल दिया। जब उस पार्टिकुलर कोस्ट से सारी स्टार फिश हमने निकाल दी, तो कुछ समय बाद हमने देखा कि लगभग इनवर्टिब्रेटा की 10 स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी, खत्म होगी, लुप्त होगी वो वहां से। क्यों होगी? क्योंकि ये जो इनवर्टिब्रेटा थे, इनकी आपस में ही इंटरेक्शन इतनी ज्यादा होगी कि दो आपस में लड़ने लग गए, आपस में एक दूसरे को खाने लग गए ये, और इनकी पॉपुलेशन खत्म होगी। ऐसे कंपटीशन का नाम क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या बोलेंगे इसको हमें, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट भाई, ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पूछा जाएगा कि स्टार फिश पाइस्टर को यदि हमने अमेरिकन पैसिफिक से हटा दिया तो 10 स्पीशीज इनवर्टिब्रेटा की खत्म होगी। ये किस तरह के इंटरेक्शन में आता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन किस किस के बीच में है। देखो, एक तो होता है इंट्राकास्टल मैरिज, सेम कास्ट में मैरिज होती है ना, जैसे हमारे पुराने रीति रिवाजों में थी, एक ही कास्ट में मैरिज करते थे, वो होता है इंट्राकास्टल। और डिफरेंट कास्ट के अंदर, क्योंकि लॉ में तो सब बराबर है, उसको बोलते हैं इंटरकास्टल। तो सेम याद रख लो, दो सेम स्पीशीज के बीच में, वो तो क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। जैसे कुत्ते कुत्ते की लड़ाई हो जाए आपस में रोटी के लिए, तो क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। और कुत्ते और बिल्ली की हो जाए तो इंटर स्पेसिफिक। तो सेम यहां पे स्टार फिश को जब हमने उसको ऑस्ट्रेलिया से रिमूव किया, तो जो इनवर्टिब्रेटा थे ना, जो आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए, वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को खत्म कर, लगभग 10 स्पीशीज खत्म होगी। यानी प्रीडेटर जो होता ना, वो प्रे को कंट्रोल भी करता है,
ठीक है ना। प्रे को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है ताकि वो आपस में फाइट ना कर पाए, उनका ध्यान प्रीडेटर के ऊपर लगा रहे। नेक्स्ट आता है भाई, यदि प्रीडेटर ज्यादा एक्सप्लॉइट करे ना अपने प्रे को, तो प्रीडेटर की पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रे खत्म होगा, और प्रे खत्म हो गया तो प्रीडेटर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको बैलेंस बना के रखना पड़ता है, यानी इसको बोलते हैं प्रूडेंट, यानी समझ से काम करता है वो। उसी तरह कई जगह प्रीडेटर प्रे से बचने के लिए सराउंडिंग से कलर मैच हो जाता है उनका, ताकि वो पहचान में ना आए। जैसे छिपकली बैठती है, छिपकली पहाड़ी एरिया के ऊपर या हिली एरिया के ऊपर दीवार के ऊपर ऐसी बैठ जाएगी कि हमें पता ही लग पाएगा कि छिपकली बैठी हुई है, ना प्रे को पता लगेगा, और वो प्रे का शिकार कर लेगी। कई बार जैसे प्रेइंग मेंटिस होता है, ग्रास होपर होता है, वो ग्रीन कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रीडेटर उसको पहचाने ना पाए, ताकि वो प्रीडेटर से बच जाए। यानी कैमोफ्लैग जो ना, सराउंडिंग से कलर मैच करना, ये प्रीडेटर में ही पाया गया है और ये प्रे में भी पाया जाता है। ठीक है। उसी तरह मोनार्क बटरफ्लाई, ये ना बड़ी टेस्टफुल होता है, भद्दी होती है खाने में, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं होता है इसका। क्यों है ये? इसलिए सर्वाइव कर पाई क्योंकि ये टेस्टफुल है। ये क्या है ये? क्योंकि कोई भी प्रीडेटर इसको खाएगा ना तो वोमिटिंग करने जाएगा, और एक कितनी गंदी चीज खा ली मैंने। इसलिए ये क्यों ये मोनार्क बटरफ्लाई की पॉपुलेशन क्यों बची हुई है? क्योंकि इसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया प्रीडेटर से बचने के लिए। कोई गलती से खा भी गया ना तो भाग जाएगा वहां से। क्यों? क्योंकि जब इसका कैटरपिलर जो लार्वा होता है, जो इसका कैटरपिलर लार्वा होता है ना, वो पॉइजनस वीड को खा खा के अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया। अब कोई भी जब प्रीडेटर को खाएगा तो वो पॉइजन उसके मुंह में चला जाएगा और उसका टेस्ट खराब हो जाएगा मुंह का। इसलिए मोनार्क बटरफ्लाई जो है ना, वो अपने आप को सर्वाइव कर लिया उसने नेचर के अंदर। तीसरा एग्जांपल है। चौथा एग्जांपल है, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट के सैप को लेते हैं, तो उसका नाम होता है फाइटोफेगस। फाइटोफेगस यानी वो इंसेक्ट जो प्लांट सैप के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट से फ्रूट सक करते हैं। ये तो प्रीडेटर हो गए एक तरह के, ठीक है ना। पर इनके लिए अलग टर्म दे दी गई, फाइटोफेगस। यानी फॉर एग्जांपल हर्बीवोरियस आर द प्रीडेटर्स। जितने भी गाय भैंस बकरी जो होते हैं वो हर्बीवोरियस है, वो सारे सारे क्या है? प्रीडेटर हैं। नियरली 25% ऑफ द इंसेक्ट्स आर नोन टू द फाइटोफेगस, यानी प्लांट सेप के ऊपर डिपेंड करते हैं वो, और अदर पार्ट्स के ऊपर। तो अब ये क्या होता है इसमें, देखो ध्यान से भाई, कोई भी प्लांट भी ये चाहता है कि मुझे ग्रेजिंग एनिमल्स ना खाए, मेरी पॉपुलेशन बची रहे, इसलिए उसके अंदर भी कुछ मोर्फोलॉजिकल और कुछ केमिकल डिफेंस डेवलप हो जाते हैं पौधे के अंदर भी, क्योंकि पौधा प्रीडेटर से भाग तो सकता नहीं। अब मान लीजिए गाय आ गई, क्या पौधा भाग लेगा आगे आगे? ये मैं नहीं पकड़ में आऊंगा तेरे को, वो तो बेचारे की जड़ फिक्स है। इसलिए क्या होता है, उसके अंदर भी क्या हुआ, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो गया कि प्रीडेटर उसको ना खा पाए। जैसे कैक्टस प्लांट के अंदर, किकर के अंदर नीडल्स डेवलप होगी। किकर के अंदर क्या डेवलप होगी भाई? नीडल्स डेवलप होगी। कैक्टस प्लांट के अंदर जो लीफ होते हैं ना, कैक्टस प्लांट के अंदर जो लीफ होते हैं वो प्रीडेटर को, ग्रेजिंग एनिमल्स को दूर रखते हैं उससे। उसी तरह आपने कैलोट्रोपिस आक्टा देखा होगा, आग का जो पौधा होता है, आग के पौधे के अंदर क्या होता है, व्हाइट रंग का एक फ्लूइड निकलता है जो कि जहरीला होता है, उससे हार्ट अटैक भी हो जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर बोलते हैं पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडीज होता है उसके अंदर, जिससे क्या होता है कि जीव की मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपने देखा हुआ आक्टा जो होता है ना, कैलोट्रोपिस, उसके आसपास सारे ग्रेजिंग एनिमल घूमते रहते हैं, पर आग को नहीं खाते वो, क्योंकि उसने अपने अंदर मैकेनिज्म डेवलप कर लिया कि इसको कोई ना खा पाए। उसी तरह जितने भी पौधे होते हैं, जैसे निकोटीन तंबाकू से निकलता है, कैफीन कॉफी प्लांट से निकलता है, सिनकोना कैलिसेस से कुनिन, ठीक है ना, ये कुनिन की गोली बनती है मलेरिया से बचने के लिए, ठीक है ना। ये स्टेरिनाइन, ओपियम, अफीम जो होती है, ठीक है ना, ये पेन किलर होता है। ये एक तरह के जो जितने भी केमिकल बनते हैं ना इसके अंदर, कमर्शियल स्केल जो आप यूज करते हैं, ये वास्तव में प्लांट के अंदर अडेप्टेशन थी, ठीक है, कि भाई इसको कोई भी दूसरा प्रीडेटर या दूसरे ग्रेजिंग एनिमल्स इसको ना खा पाए। अफीम क्या होता है, देखिए क्या होता है अफीम,
देखिए प्लीज, जितने भी, जैसे हम बात करें अफगानिस्तान के अंदर अफीम की खेती की जाती है, इंडिया के अंदर भी लाइसेंस लेना पड़ता है, जो किसान अफीम उगाएगा ना, ये वास्तव में क्या होता है, पेपेवर सोमनीफेरियम नाम का प्लांट होता है। पेपेवर सोमनीफेरियम का प्लांट के अंदर जो बड आता है ना, जो फ्लोरल बड आता है उसका, उस बड में क्या करते हैं, थोड़ा सा कट लगा देते हैं, तो उसमें से एक व्हाइट रंग का फ्लूइड निकलता है, और वो 2 दिन बाद ऑक्सीडाइज होकर बिल्कुल ब्लैक बन जाता है, जिसको हम अफीम बोलते हैं। इसको प्योरीफाई करें ना, तो उसमें से निकलता मोर्फिन, एसिटाइलेशन कर देते हैं, प्योरीफाइड करके उसको, अफीम को, ठीक है ना, वो बन जाता है मोर्फिन। ये एक स्ट्रोंग एनाल्जेसिस है, पेन किलर है भाई। मोर्फिन की टेबलेट भी दी जाती है किस केस में, जब कैंसर का फोड़ा हो जाए, अंदर से ट्यूमर बन जाए, तो पता है डॉक्टर को पेशेंट की डेथ तो होनी होनी है, ताकि वो इजी डेथ हो जाए, ज्यादा पेन फील ना हो उसके लिए। तो जब सारी जो एंटीबायोटिक होते हैं, पेन किलर काम, जो पेन किलर देते हैं, तो सारी काम करनी बंद कर जाए, तो उसको मोर्फिन का इंजेक्शन या मोर्फिन की टेबलेट दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर ट्रामाडोल को भी बैन कर दिया गया, क्योंकि क्या होता है, किडनी डैमेज करता है ये। जितनी पेन किलर होते हैं ना, वो किडनी और लीवर के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। इसलिए लंबे समय तक पेन किलर खाने का मतलब होता है कि किडनी डैमेज करवा लेना अपनी। इसलिए पेन किलर तो तभी लेनी चाहिए जब काम उसके बिना ना चल सकता हो। अब ट्रामाडोल तो पहले नॉर्मल पेन किलर थी, पर जैसे ड्रग्स वालों ने स्टडी किया, इसका पता लगा, तो ट्रामाडोल जो गोली होती है बिल्कुल बंद कर दी है। अब तो डॉक्टर जब लिखेगा ना, अपनी स्टैंप लगाएगा, तभी मिल पाती है वो, नहीं तो इलीगल है। हमारे यहाँ पे तो क्या होता है, दवाइयों की दुकान पे जाकर डॉक्टर वैसे बंदे दवाई ले आते हैं, बुखार की दवाई देना, ये देना। अदरवाइज नियम ये है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एक सिंगल टैबलेट भी कोई भी मेडिसिन वाला नहीं दे सकता, सजा है उसके लिए, ठीक है। विदेशों में तो आप मेडिकल, किसी मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई लोगे ना, देगा ही नहीं आपको वो, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, जिसमें स्टैंप लगी हुई हो, तभी मिल पाती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब आते हैं चलो कंपटीशन भाई। कंपटीशन होता है नेगेटिव नेगेटिव, दोनों एक दूसरे के लिए हार्मफुल होते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक, डॉग और डॉग के बीच में, कैट और कैट के बीच में, डॉग और कैट के बीच में लड़ाई है, तो क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक। क्या है, पहला एग्जांपल देखो क्या दिखा रखा है, जो वैसे तो पता लग गया कंपटीशन होता क्या है, पर क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जांपल से स्टेटमेंट की तरफ, तो पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, सेलो साउथ अमेरिकन लेक। सेलो वाटर है, चिछला पानी जिसको बोलते हैं, ज्यादा गहरी नहीं है, साउथ अमेरिका के अंदर लेक्स हैं, वहां पे फ्लेमिंगो नाम का पक्षी आता है, हंस टाइप में जो होता है ना, तो वो आता है। और फ्लेमिंगो की और रेजिडेंशियल जो वहां की फिश थी ना, वहां की जो नेटिव फिश थी, उनके बीच में कंपटीशन होगा, किसके लिए, क्योंकि दोनों जुओ प्लैंकटन खाती हैं। मैंने बताया था प्लैंकटन क्या होते हैं, वो प्रोटिस्टा जो पैसिवली पानी की सरफेस पे पड़े रहते हैं, उसका नाम होता है प्लैंकटन। यदि वो प्लांट है तो फाइटोप्लैंक्टन, एनिमल है तो क्या बोलेंगे, जूओप्लैंक्टन। तो वो जो ना, ये फिश जो थी, ये जूओप्लैंक्टन खाती थी। जैसे ही फ्लेमिंगो बाहर से आया, इसके फ्लेमिंगो के बीच में और फिश के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। दोनों क्या है, अलग अलग स्पीशीज से है, एक बर्ड से एक फिश है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया, ठीक है ना। तो ये है जूओप्लैंक्टन के लिए पहला एग्जांपल दिखा रखा है ये आपका। दूसरा जो एग्जांपल है, इंटरफेरेंस कंपटीशन। ये क्या होता है, मान लीजिए आप शेर खाने लग गया, शेर ने किसी का शिकार किया हिरण का और खाने लग गया। अब उससे जो कमजोर जीव हैं, जैसे भेड़िया हैं, वोल्फ हैं, टाइगर आ गया, वो चाहता तो है खाना खाना, पर वो खा नहीं सकता, क्योंकि वहां पे उससे स्ट्रॉन्ग एनिमल उस खाने को खा रहा है। वो उसको क्या करेंगे, ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, हमला बोल देंगे, फिर वो भागेगा, फिर मतलब खुद नहीं खाएंगे, पर उसको खाने भी नहीं देंगे। तो इसका नाम होता है भाई इंटरफेरेंस कंपटीशन, यानी उसके काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, हालांकि उसको हरा नहीं पा रहे हैं वो, तो उसको शिकार करने से, जब एक शिकार करने जाता है, दूसरे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या मतलब था, फीडिंग ऑफ वन स्पीसीज इज इनहिबिटेड बाय अदर स्पीसीज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन। समझ में आ गया। मान लीजिए किसी कुत्ते ने खरगोश का शिकार कर लिया, और जैसे इसको खाने लग जाता ना, तो दूसरे जो जीव हैं, ठीक है ना, दूसरे अलग स्पीसीज के कोई जीव हैं, कोई भेड़िया आ गया वहां पे, कोई गाय आ गई, कोई भैंस आ गई, उसको भगा देते हैं वहां से। तो मतलब उसका जो शिकार किया था उसको वो एंजॉय नहीं करने देते, खाने नहीं देते उसको, उसके फीडिंग को दूसरी स्पीसीज रोक देती हैं। उसका नाम क्या होता है, इंटरफेरेंस कंपटीशन। नेक्स्ट आता है भाई, नीट में आता है इंटरफेरेंस कंपटीशन का एग्जांपल। अब आता है, एक आता है एबिंगडोन टोर्टवाइस। अब देखो कछुआ जो होता है ना भाई,
रेप्टाइल्स है, चिलोनिया ऑर्डर के अंदर आता है। कछुए की ऊपर वाली कवरिंग का नाम कार्पेशिया होता है, नीचे वाली कवरिंग का नाम प्लास्ट्रोन होता है। कछुआ जो होता है वो एनस से सांस लेता है भाई। दूसरी बात कछुए की बताता हूं आपको मैं, कछुआ प्योर हर्बीवोरियस है, पर जो टर्टल होता है ना वो कार्निवोरियस होता है, मांसाहारी होता है वो। अब देखो ध्यान से, बकरी भी घास फूस खाती है। यदि छोटे से कोस्टल एरिया में हो, मान लीजिए ये कोस्टल एरिया है, समुद्र का तट है, किसी झील का तट है, वहां पे कछुए रहते हैं बहुत सारे, हर्बीवोरियस हैं, काई खाते हैं, बाहर जो घास फूस होता है उसको खा जाते हैं, फिर पानी में चले जाते हैं। अब एक बात बताइए, वहां पे साइंटिस्टों ने क्या किया, बकरी छोड़ दी लाके। बकरी क्या करती है, कछुआ तो क्या था थोड़े से एरिया में ही खाता है, और बकरी तो क्या करती है पूरे दिन में पूरे एरिया में घूम जाएगी। जैसे ही छोड़ी 2-3 महीने के अंदर हमने देखा कि कछुए की पॉपुलेशन खत्म होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि उसको खाना ही नहीं मिला, जो खाना बच रहा था उसको कौन खागी, बकरी खागी। तो जो ये कंपटीशन हुआ ना किस किस के बीच में, गोट के बीच में और टॉर्टवाइज के बीच में, ये क्या है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। और इससे किसको खतरा हुआ भाई, जो कम एक्टिव है। कम एक्टिव कौन मिला यहां पे, टर्ट। समझ में आ गई ना बात, वो ज्यादा खाना खा लेगी, वो उसका खाना भी खत्म कर देगी। जो बेचारा, अब बकरी तो क्या होती है, जो पेड़ ऊपर है तो वहां पे पैर लगा के ऊपर से खा लेगी। कछुआ तो नहीं खा सकता ऊपर से, कछुआ तो नीचे घास के ऊपर डिपेंड रहेगा, और बकरी पहले घास को ही खाएगी। यानी पहले कछुए का काम बंद करेगी, बाद में अपना काम देखेगी वो तो। और बकरी तो मैं बताता हूँ पेड़ पे भी चढ़ जाती है। इवन जो 45 से 70 डिग्री पे जो दीवार होती है ना डैम वगैरह की, उनके दीवारों पर चढ़ के जो घास सूख जाता है उसको खा जाती है। इतना तगड़ा स्टेमिना होता है बकरी का, इसलिए गरीब आदमी की गायें बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पुअर मैन काउ इज कॉल्ड गोट, नॉट स्मॉल काउ, ठीक है। अब आता है भाई, तीसरा एग्जांपल हो गया कछुए वाला। चौथा एग्जांपल आ गया भाई, एक कोनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया था। आपको पता है, देखिए क्या होता है, कई चीज याद नहीं हो ना, आप उसका डायग्राम गूगल करके देख लिया करो। समुद्र की जो नीचे होती ना फ्लोर होता है बाहरी साइड से, उस पे या व्हेल के पीछे छोटे छोटे क्रस्टेशिया चिपक जाते हैं। क्या चिपक जाते हैं, क्रस्टेशिया, क्रस्ट लेयर सी जम जाती है, और वो वास्तव में उसका नाम होता है बर्नेकल। क्या नाम होता है, अब ये कुछ स्मॉल बर्नेकल होते हैं, कुछ लार्ज बर्नेकल होते हैं। यहां देखिए प्लीज, स्कॉटलैंड के अंदर सुपीरियर वैरायटी है बर्नेकल की, इसका नाम होता है बेलेनस। उसने स्मॉल बर्नेकल, इसका नाम होता है कैटामेलस, इसको खत्म कर दिया। कैटामेलस था इंफीरियर क्वालिटी का, और सुपीरियर क्वालिटी का नाम क्या, बर्नेकल का नाम क्या था, बेलेनस। इस बेलेनस ने इंफीरियर क्वालिटी कैटामेलस को खत्म कर दिया। यह दो अलग स्पीशीज है वैसे तो, परजीव तो एक है तो बर्नेकल ही, तो इंट्रास्पेसिफिक भी कह सकते हैं भाई, कुत्ते की दो वैसे अलग अलग वैरायटी है तो कुत्ता ही ना। तो ये इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन में क्रस्टेशिया है बर्नेकल, इसकी बड़ी वैरायटी जो डोमिनेंट वैरायटी था ना बेलेनस से, उसने खत्म कर दिया बर्नेकल की छोटी वैरायटी का, इसका नाम होता है कैटामेलस, इसको खत्म कर दिया भाई। अब आता है नेक्स्ट गोस प्रिंसिपल। गोस प्रिंसिपल या प्योरली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बोलते हैं। ये प्रिंसिपल, ये नियम ये कहता है कि जिनका हैबिटेट सेम होता है ना, उनका निक अलग मिलेगा, यानी प्रोफेशन अलग मिलेगा। यानी जो मिलीपैड की जैसे 9 वैरायटी है, 9 की 9 लकड़ियों के गट्ठे के नीचे रहती है, तो हैबिटेट तो होगा लकड़ियों का गट्ठा। निक क्या है, वो 9 की 9 एक प्लांट के पत्ते खाती है, एक मिट्टी खाती है, एक एनिमल्स को खाती है, एक डेड एनिमल्स को खाती है, एक इंसेक्ट खाती है। तो 9 की 9 वैरायटी का निक प्रोफेशन, वे ऑफ टेकिंग फूड इज डिफरेंट। क्योंकि हैबिटेट सेम होगा तो निक अलग मिलेगा, निक सेम होगा तो हैबिटेट अलग मिलेगा। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल हैं, ग्रेजिंग एनिमल हैं, वो गुइल्ड हो गए आपस में, क्या हो गए, गुइल्ड। यानी दुन का क्या होता है, सेम सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट भी वही होते हैं, अलग अलग स्पीसीज जिनका निक सेम है, वो क्या हो गया आपस में इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। तो गोस प्रिंसिपल ये कहता है दिन जो दो जीवों का हैबिटेट सेम है, उनका निक अलग मिलेगा, निक सेम है तो हैबिटेट अलग मिलेगा। तो इसका एक्सेप्शन फिर दिया इन्होंने, देखो ध्यान से, if habitat is same the nick will be different, but now adaptation is called resources partitioning। यानी पार्टीशन क्या होता है, बंटवारा करना। तो इसने क्या किया, रिसोर्सेज को पार्टीशन कर दिया अपना, यानी मिल बांट के खाने लग गए। जैसे एक
गाना गाने वाला पक्षी होता है, इसका नाम होता है रेबलर्स, यानी सॉन्ग बर्ड बोलते हैं, जो बहुत अच्छी बोलता है, तो लोग कहते हैं बड़ी बड़ी पक्षी जो होता है अच्छा है, लगता है ये गाना गाता रहता है। इसकी क्या होती है, लगभग 5 स्पीशीज होती हैं भाई वेबलर बर्ड्स की। वेबलर बर्ड्स की कितनी स्पीशीज होती हैं? 5। ये पांचों की पांचों इकट्ठी रहती हैं और खाती भी एक जैसा ही है। तो ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का एक्सेप्शन नहीं हो गया, क्योंकि इन्होंने अपने आप को अडप्ट कर लिया रिसोर्सिस पार्टनरशिप के दौरान। यानी इन्होंने क्या किया, रिसोर्सिस को इकट्ठा, जैसे कोई उन्होंने देखा भाई हमने इसका शिकार करना है, इन्होंने, ठीक है, तो जो ये इन्होंने क्या किया, फोराजिंग एक्टिविटी, यानी ग्रुप बनाकर खाने को सर्च करते हैं ये और इकट्ठा खाते हैं, यानी अपने रिसोर्स को क्या कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट आता है पैरासिटिज्म। कौन सा आता है? पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का आपको पता है स्मॉलर ईट लार्जर। अब इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस आती हैं, देखिए यहां से, ये आपकी बुक के अंदर देखा, जो पेट में, जैसे एक तो होता है एक्टोपैरासाइट, जैसे पेडुसुलस होता है, लाइस होती है जो बाहर से हमारा खून सक करती है, वो तो हो गया एक्टोपैरासाइट। लीवर फ्लूक हो गया, जैसे ब्लड फ्लूक हो गया, वो अंदर से हमारे ऊपर पैरासाइट है, तो उसको बोलेंगे एंडोपैरासाइट। प्लांट के अंदर भी हम बात करें तो 2 तरह के पैरासाइट होते हैं, पार्शियल पैरासाइट, ठीक है ना, या हेमी पैरासाइट बोलते हैं। यानी जैसे चंदन का पौधा होता है, वो दूसरे पौधे में अंदर जाके उसमें से वाटर और मिनरल लेता है, फोटोसिंथेसिस खुद करेगा, इसलिए ग्रीन कलर के होते हैं वो। पर अमरबेल है, जैसे डोडर बोलते हैं इसको, अमरबेल क्या करती है, अपने पार्ट को प्लांट के अंदर घुसा देती है और उसमें से बना बना खाना ही ले लेती है, सुक्रोज ही ले जाती है। उसका नाम होता है भाई टोटल पैरासाइट। स्टेम के ऊपर रहे तो स्टेम पैरासाइट, रूट से ले तो रूट पैरासाइट। और जो पोर्शन पैरासाइटिक प्लांट का होस्ट प्लांट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता ना, उसको बोलते हैं होस्टोरियम। क्या बोलेंगे इसको हमें? होस्टोरियम। और एक बताता होस्ट्रेशन। अरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट रेक्टम के पास आके खत्म हो जाए ना, या स्लो डाउन हो जाए, उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है होस्टोरियम, ताकि वेस्ट मटेरियल रेक्टम में स्टोर हो जाए, ठीक है ना, उसको होस्ट्रेशन बोलते हैं। और जो अमरबेल का वो पार्ट, पैरासिटिक प्लांट का वो पार्ट जो होस्ट प्लांट में जाए और एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, उसका नाम होता है होस्टोरियम। क्या नाम होता है उसका? अमरबेल ग्रीन क्यों नहीं होती? क्योंकि बना बना खाना ही लेती है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वो टोटल स्टेम पैरासाइट है, होस्ट प्लांट के स्टेम में से सारी एनर्जी ले लेते हैं। अब देखो, जो पेट में हमारे पैरासाइट रहते हैं, जो हमारे ब्लड में रहते हैं, जो हमारी बॉडी के इनसाइड में रहते हैं, उसके अंदर कई अडेप्टेशन होती हैं। पहली बात तो ये होती है, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन जो होते हैं ना, उसके लॉस हो जाते हैं। अब जो हमारी रहना इंटेस्टाइन में है किसी कीड़े को, टेप और में मान लीजिए, क्या उसकी आंखें मिलेंगी? मिलेंगी नहीं, क्योंकि वो है इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो आंखें क्या काम करेंगी? हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे। हाँ, हाथ पैर की जगह उसके शक्कर डेवलप हो जाते हैं, ताकि इंटेस्टाइन को चिपक जाए, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के दौरान वो अलग ना हो पाए। हाई रिजोनेशन पावर डेवलप हो जाती है उनके अंदर। यदि टेप वर्म के 50 टुकड़े कर दो ना, तो 50 के 50 टुकड़े नए टेप वर्म में डेवलप हो जाएंगे। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं जो चिपके रहते हैं इंटेस्टाइन से। तीसरा, शक्कर डेवलप हो जाते हैं ताकि वो उड़ जाए, निकालने भी चाहे तो कोशिश करके निकलेंगे नहीं। तीसरा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत क्या है? जो हम खाना खाएंगे उसी में से खाने को एब्जॉर्ब कर लेगा वो, यानी इसकी जो स्किन है इट बिकम परमिएबल फॉर एब्जॉर्प्शन। इसलिए अपना प्लेटियल माइंथिस के अंदर डूजेसिया प्लेनेरिया को छोड़कर किसी में एलिमेंट्री कनाल नहीं होती, क्योंकि वो सारा सारा खाना क्या करते हैं, बॉडी से स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है इनका, मतलब 50 टुकड़े होंगे तो 50 के 50 नए जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। अब आता है लीवर फ्लूक, जैसे 2 पैरासाइट के ऊपर डिपेंड करता है, स्नेल और फिश के ऊपर। उसी तरह मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम होता है, मॉस्किटो के ऊपर, मेलानोफिलीज जिसमें, जिसको प्राइमरी होस्ट कहते हैं। प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो। वुमन के अंदर ए सेक्सुअल होती है, स्पोरोजाइट इफेक्ट करती है हमारे को, ठीक है। अब आता है, देखो ध्यान से, लीवर फ्लूक जैसे 3 क्लासेस होती हैं, ट्रिबुलेरिया, ट्रीमेटोडा, कैस्टोडा।
तो ये ट्रीमेटोडा में आता है, स्नेल और फिश के ऊपर डिपेंड करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया कोज करता है। सिनकोना कैलिसेस से कुनिन की गोली बनती है जिससे इसका इलाज होता है। मॉस्किटो और ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है ये। एक्टोपैरासाइट जैसे कसकटा प्लांट के ऊपर, लाइस ह्यूमन के ऊपर, टिक डॉग के ऊपर, और कोपोड्स होती है फिश के ऊपर, ये एक्टोपैरासाइट होती हैं। एंडोपैरासाइट जो अंदर से पैरासाइट, वो जो हमारी बॉडी से के अंदर से हमारे को खाएं तो क्या बोलेंगे उसको, एंडोपैरासाइट, ठीक है ना। दे लिव इनसाइड द होस्ट, लीवर फ्लूक हो गया जैसे। पेपर में आता है ये ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या होगा भाई, ब्रूड पैरासिटिज्म। भाई इसकी कहानी मैं बताता हूं आपको। ये कुको प्लांट होती है भाई, कोयल जिसको बोलते हैं ना, ये क्या करती है, दूसरे पौधे दूसरे दूसरे जो स्पैरो होती है उसके घोंसले में अपने अंडे दे जाती है। इसके भी दो रास्ते होते हैं। एक तो ये क्या करती है, आपकी बुक में तो ये दिखा रखा है कि इसके जो अंडे होते हैं ना उनकी शेप ऐसी होती है जैसे दूसरी जो चिड़िया जिसने अंडे दे रखे ना उसी जैसी। और नहीं तो क्या हो जाता है, कुछ समय बाद उनकी शेप ऐसी हो जाती है कि दूसरी चिड़िया को ये नहीं पता लगता कि ये मेरे अंडे हैं या किसी दूसरी स्पीशीज की चिड़िया के अंडे हैं, ठीक है। पर नेट में ये भी कहते हैं कि कुछ वो क्या करती है, जैसे 4 अंडे हैं उसके, तो उसके 4 अंडे को दोबारा फेंक देती है और उसके घोंसले में अपने 4 अंडे डाल जाती है। पर उस चिड़िया को ये नहीं पता लगता कि ये मेरे अंडे नहीं है। वो उनको पूरा पूरा उनकी प्रोटेक्शन करती है। जब उसमें से चूजे निकल आते हैं उनको खाना खिलाती है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो चिड़िया उसको भगा देती है और वो उड़ के चले जाते हैं दूसरी जगह। यानी ब्रूड पर उसके घर पे ही कब्जा कर लिया, ठीक है। तो जैसे फीमेल कुको जो होता है, नोट डू नॉट बिल्ड नेस्ट, सी लेज हर एग्स इन द नेस्ट ऑफ हर न्यू बर्ड स्पीशीज, यानी अदर बर्ड स्पीशीज में डालेगी। इसका नाम होता है रीड वार्बलर। तो नहीं, रीड वार्बलर जो चिड़िया होती है, होस्ट बर्ड होता है इसका, इसके घोंसले में अपने अंडे दे जाती है ये। इसको क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। ये पेपर में बहुत आता है भाई। नेक्स्ट आता है टोटल पैरासाइट, नॉन ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे अमरबेल होगी। सेमी पैरासाइट ग्रीन मिलेंगी, जैसे चंदन हो गया। ये तो दूसरे पौधे से वाटर और मिनरल लेते हैं। अरे मान लीजिए आपके घर में एक ऐसा भिखारी आ जाए जो आटा ले जाए, कुछ सब्जियां मांग ले जाए, बना के खुद खाए, वो तो क्या सेमी पैरासाइट। और एक नु कहते भाई आप थोड़ा सा मुझे चावल, ठीक है ना, सब्जी, रोटी, चूरमा जो भी बना के खाना है, 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ठीक है ना, 2 पिज्जा, ये दे दो। है तो मांगना है, तो बेगर ही वो मांग तो भिक्षा ही रहा है। पर वो हो गया टोटल। वो तो मतलब कहता घर में जब मांगना ही है तो घर में चूल्हा क्यों जलाऊंगा, मैं बना बना ही ले जाता हूं, ठीक है। उसी तरह देखो मैंने बताया था आपको, बर्नेकल्स क्या होते हैं, वो क्रस्टेशिया होते हैं जो सिप, व्हेल, टोर्टाइस के ऊपर चिपके रहते हैं। अब आपकी बुक के अंदर कॉमनलिज्म का एग्जांपल दे रखा है मैंने, देखिए यहां पे डिफरेंस है थोड़ा सा। प्रोटो कोऑपरेशन में क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव नॉट ऑब्लिगेटरी। यू एग्जांपल नहीं दे रखा है, तो यहां पे कॉमनलिज्म दे रखा है। इस कॉमनलिज्म के सिर्फ 4 एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे ऑर्किड जो प्लांट होता ना, चलो आपने घरों में देखा होगा, सुनो मेरी बात, ये घरों में नीम का पौधा, आम का पौधा, अमरूद का पौधा लगा देते हैं हम, घिया तोरी की बेल लगा देते हैं घर में, अंगूर की बेल, वो सारा लेकर सट जाते ना उसका। नीम, क्या नीम का पौधा ये कहता है घिया तोरी की बेल को नीचे उतर, मेरे को वजन लग रहा है ज्यादा, क्योंकि उसको तो ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा। पर घिया तोरी बेल को सपोर्ट मिल जाती है और वो ऊपर तक ग्रो कर जाती है। तो यहां पे जो नीम का पौधा आपके घर में, आम का पौधा है, अमरूद का पौधा है, उनको तो ना फायदा हो रहा ना नुकसान, वो जीरो हो गए, नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिशियल। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। तो उसी तरह ऑर्किड प्लांट जो होता है ना, वो सपोर्ट लेके, मैंगो के पौधे की सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाता है, बेल पहुंच जाती है उसके ऊपर। इसको तो ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, न्यूट्रल हो गया। इसको ऑर्किड को क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। उसी तरह बर्नेकल, व्हेल बहुत बड़ा जीव होता है, लगभग 1500 किलो का तो बच्चा पैदा होता है उसका, न्यूबॉर्न बेबी, और एक दिन में 480 लीटर दूध अपने बच्चों को पिलाती है बस एक। अरे 1500 किलो का 480 तो पिएगा ही, ठीक है ना। यहां बच्चे 200, 250, 300 ग्राम के पैदा होते हैं, 2-3 किलो के लगा लीजिए, ठीक है ना, 2-3 हजार ग्राम जिसको हम कहेंगे। और वो दिन में 1 से 1.5 लीटर तक दूध पी लेते हैं, तो वो तो 1500 किलो का तो नवजात शिशु है बेचारा, वो है तो मैमल सी व्हेल, और एक दिन में सिर्फ 480 लीटर दूध पीता है।
अरे ब्लू व्हेल तो 15 से 30 टन भी वजन होता है उसका, बड़ी वाली। उसके दिल का ही वजन 125 किलो होता है। हाथी के दिल का वजन 25 किलो, उसका 5 गुना और ज्यादा बड़ा। यानी सबसे बड़ा जीव, पहले ये पूछा था सबसे बड़ा जीव कौन सा है, आप कहते हैं ब्लू व्हेल। नहीं, आजकल ये पूछे ऐसे जीव का नाम बताइए जो अपने बच्चे को एक दिन में 480 लीटर दूध पिलाती है, ब्लू व्हेल ही होगी। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया भाई। बर्नेकल्स छोटे छोटे क्रस्टेशिया होते हैं जो समुद्री जहाज के पीछे, जो उसकी तली में, कछुए के ऊपर, व्हेल के ऊपर, बड़ी शार्क के ऊपर लग जाते हैं, उसका नाम होता है बर्नेकल। बर्नेकल को तो फायदा हो जाता है क्योंकि उनको जगह मिल जाती है अटैच होने के लिए, पर व्हेल को ना फायदा होता ना नुकसान होता। एरगट, इसी तरह मैंने बताया था, एक एरगट होती है चिड़िया स्पेशल, काबर बोलते हैं इसको, जो ग्रेजिंग एनिमल्स, गाय भैंस घोड़े के ऊपर बैठ जाती है और उनके टिक खाती रहती है। अब प्रोटोकॉपरेशन होता ना तो हम इसको प्रोटोकॉपरेशन में गिनते, क्योंकि इसके भी तो पैरासाइट दूर हो रहे हैं जो इसका खून सक कर रहे थे, इसको भी तो फायदा हो रहा है थोड़ा बहुत तो, और इसको खाना मिल रहा है, तो प्रोटोकॉपरेशन में। पर प्रोटोकॉपरेशन आपकी सिलेबस में नहीं है तो हम इसको किस में गिनेंगे भाई, कॉमनलिज्म में गिनेंगे, इसमें कभी भी धोखे में मत रहना। तो उसी तरह क्लोन फिश, क्लोन फिश क्या होती है, एक मछली होती है, एक ये होता है सी एनीमोन। सी एनीमोन एक ऐसा जीव है, सिलेंट्रेटा में, नाइडेरिया में आता है, सिलेंट्रोन बॉडी कैविटी होती है, बाइरेडियल सिमेट्री होती है इसमें, यानी दो एंगल से काटते 4 भाग हो जाते हैं। जैसे गाजर को लो आप लंबे साइड से 2-4 भाग बना दो उसके, बाइरेडियल सिमेट्री सिर्फ सी एनीमोन में होती है, एडमसिया बोलते हैं इसको। इसके टेंटिकल्स होते हैं, उस टेंटिकल्स में ये मछली आके छिप जाती है, इसको ना तो फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, पर इसको रहने की जगह मिल जाती है, दुश्मन इसको खा नहीं पाते क्योंकि टेंटिकल्स में जा नहीं सकते वो, तो इसको फायदा हो रहा है, इसको ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा है। ये 4 जो एग्जाम्पल हैं, ये किसका एग्जाम्पल है भाई, कॉमनलिज्म के। क्लियर समझ में आया है, यानी कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, ऑर्किड वाला, बर्नेकल्स वाला, एरगेट और क्लोन फिश। नेक्स्ट आता है भाई बर्नेकल्स, क्रस्टेशिया होते हैं, छोटे छोटे चिपके रहते हैं, इंसेक्ट जैसे ये होते हैं। अब आता है भाई उसी तरह इसके अदर एग्जांपल देखें तो बड़ी शार्क के पीछे छोटी छोटी मछलियां लगी रहती हैं, लायन के पीछे छोटे छोटे जैकल्स लगे रहते हैं, वो जब शिकार करेंगे छोटे मोटे जो टुकड़े टूट के गिरेंगे ना, उनको ये खा जाते हैं, इनको ना फायदा हो रहा ना नुकसान, पर इनको फायदा मिल रहा है। और लास्ट का एग्जाम्पल है भाई सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ओब्लिगेटरी, दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे लाइकन, फाइकोबाइंट, इसको बोलते हैं माइकोबाइंट, अलगी की स्टडी फाइकोलॉजी, फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ सोयल पेडोलॉजी। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। उसी तरह प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स की रूट्स है उसके ऊपर फंगस लग जाता है, उसको बोलते हैं माइकोरेजिया। यदि फंगस बार बार लगा हुआ है तो एक्टोमाइकोरेजिया, अंदर तक गया तो बोलेंगे एंडोमाइकोरेजिया। एंडोमाइकोरेजिया को वैम भी बोलते हैं, वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोरेजिया। ये मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं उसका। उसी तरह सिलेबस में नहीं है, कोरेलोड रूट्स होती है, साइकस पौधे के अंदर जो जड़ होती है ना उस पर अलगी लग जाती है, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसका, इसको बोलते हैं कोरेलोड रूट्स। अब आपकी बुक में क्या दिखा रखा है भाई, देखो को इवोल्यूशन, कल मैंने बताया था बार बार, वो जीव जैसे फाइकस, ठीक है ना, बरगद जो पीपल हो गया, और जो क्या बोलते हैं मैंने बताया अंजीर, उसके पौधे में जो ये स्पीशीज होती है एक वास्प की ब्लास्टोफेगा, वो पोलिनेशन करवाती है। ये दोनों सिम्बायोसिस हैं, यदि ब्लास्टोफेगा मर गया तो ये स्पीशीज भी एक्सपायर हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली, यानी को इवोल्यूशन, साथ साथ इवोल्व हुए हैं ये, और दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, सिम्बायोसिस है। उसी तरह प्रोनुबा मोथ जो होता है युक्का फ्लावर के अंदर आके अंडे देती है, ये दोनों भी क्या है, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। ऑर्किड प्लांट के अंदर एक पत्ता ऐसा बन जाता है जैसे फीमेल हो वो, वहां पे कोल्पा नाम की बी आती है और उसको फीमेल समझ के मेल जो होता है कोपुलेट करता है, और फ्री में उसका क्या हो जाता है, पोलिनेशन। इसको हम बोलते हैं सूडो कोपुलेशन, सेक्सुअल डेसिट। सेक्सुअल डेसिट, सूडो कोपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार नीट में, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्किड फ्लावर है ना उसकी एक पत्ती जो कोल्पा नाम की बी होती है उसकी फीमेल जैसी होती है, तो मेल आके कोपुलेट करता है और उसका पोलिनेशन हो जाता है। ये एग्जांपल है सेक्सुअल डेसिट, धोखा लगना, और सूडो कोपुलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एग्जांपल दे रखे हैं, ये फिग का एग्जांपल आ गया, ये ऑर्किड का एग्जांपल आ गया।
ठीक है ना, चैप्टर खत्म हो गया भाई।